परिंदों को मंजिल मिलेगी ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर। और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्ते सिस्टर काल आदाब। तो आप सुन रहे हैं ट्राइसिटी का नंबर 1 कम्युनिटी रेडियो 107.8 FM देशभक्त रेडियो आपकी आवाज। और शो चल रहा है GLV यानी ग्लोबल लोकल वोकल। और मैं आरजे मिली। तो दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ एक सुपर फन कॉन्वर्सेशन विद अ मल्टी टैलेंटेड बेकर, एंटरप्रेन्योर, पेंटर, सोशल वर्कर आंचल पुंची जी। हेलो मैम, वेलकम टू द शो। हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। तो मैम आपका, जैसे कि आप फाउंडर भी हैं द चॉकलेट की, तो हम जानना चाहते हैं आपके ब्रांड के बारे में। सो मैंने दी चॉकलेट शुरू करा था जब मैं मास्टर्स करी थी अपनी। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट एक साल कंप्लीट किया था अपनी मास्टर्स का। और मेरा स्टार्ट करने का पर्पस ये था कि मैं उस टाइम पे कुछ बच्चे पढ़ाती थी जो मेरे हेल्प के अंडर प्रिविलेज बेसिकली जो बच्चे थे उनको पढ़ाती थी। तो एक बार मेरे को किसी हेल्पर ने बोला कि उनकी जो पेन टीचर मीटिंग होती है वो अटेंड करनी थी। सो उस टाइम पे मुझे पता लगा कि कैसी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक फीस भरने की प्रॉब्लम कैसे कॉमन है। तो मुझे लगा कि नहीं, बिकॉज उनको पढ़ाते हुए ऑलमोस्ट एक साल हो चुका था, तो मुझे उन लोगों के लिए कुछ करना था। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो मेरा फोकस सिर्फ ये था कि मुझे पॉकेट मनी जनरेट करने थे, बिकॉज मेरे फैमिली में ऐसे पॉकेट मनी कल्चर नहीं था। मतलब हम जो चीज़ डिमांड करते थे हमें उसी टाइम मिल जाती थी। तो कभी ऐसे नहीं होता था कि मंथली हमें इतना पैसे दिए गए थे काम करने के लिए। और मुझे पता था कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मा पापा को पूछूंगी तो वो 100% मेरी हेल्प करते। बट जो वो चीज़ बिल्डअप हुई थी मेरे अंदर, वो मुझे ऐसे था कि मुझे ही करना है, जैसे भी करना है मुझे करना है बस वो। बहुत तो ऐसे मैंने शुरू करा। तो इनिशियली मैंने चॉकलेट्स बनाने से शुरू करा। एंड 10-11 ईयर्स बैक बिल्कुल भी कंटेंट नहीं था ऑनलाइन टू सीखने के लिए। तो अब तो आप देखोगे, आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी सर्च करो या गूगल पे कुछ भी सर्च करो, आपको हर तरह की रेसिपीज़ और टेक्निक्स मिल जाती हैं। तो जहाँ से मैंने अपना मटेरियल प्रोक्योर किया था, ऑक्यूपाई किया था, तो उन्होंने मुझे बेसिकली एक्सप्लेन कर दिया कि बेटा इसको ऐसे मेल्ट करना होता है, इसको ऐसे मोल्ड करना होता है और ऐसे चॉकलेट बनते हैं। और जब मैंने फर्स्ट टाइम वो चॉकलेट बनाई तो वो बहुत ही अमेजिंगली बहुत टेस्टी बनी। तो फिर मुझे लगा कि आई थिंक ये सबसे सेफेस्ट और सबसे सही आइडिया है उसको पैसे जनरेट करने के लिए। तो मैम आपकी शुरुआत तो बहुत बढ़िया थी। तो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी रही हैं, हाँ जी, आप बेकर भी हैं, आप सोशल वर्कर हैं, आप पेंटर भी हैं, तो इतनी सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? मुझे लगता है ये सब कुछ मैनेज करने के लिए तुम्हारा पर्पस, तुम्हारी विजन बहुत क्लियर होनी चाहिए। और अगर वो क्लियर है तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। तुम्हें कभी भी टाइम की कमी नहीं लगती। तो मेरे लिए ये सब कुछ एक एक्सप्रेशन था मेरे इमोशंस के टुवर्ड्स, मेरी क्रिएटिविटी और ह्यूमैनिटी के टुवर्ड्स। तो जब मुझे लगता था कि इस टाइम पे ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो मैं उस पर पहले फोकस करती थी रादर देन डूइंग द अदर थिंग्स। एंड इसके अलावा आई थिंक जो मेरे फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट था, उनकी इंकरेजमेंट, मोटिवेशन थी, इनफैक्ट उसने भी काफ़ी हेल्प किया एक बैलेंस लाने के लिए। और जब तुम्हें पता है कि तुम क्यों एक चीज़ कर रहे हो तो कैसे करनी है वो भी ईजी होता है। और मैं हर चीज़ के लिए इतनी पैशनेट थी कि मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि बहुत टायरिंग है या बहुत ओवरवेलमिंग है। तो मुझे वो सब कुछ करके बहुत मज़ा आता था, मुझे खुशी मिलती थी। सो मैंने इसको हमेशा एज अ पार्ट ऑफ माई जर्नी समझा। इसको कभी भी एज ए ड्यूटी नहीं लिया। मैं जो करती थी बड़े दिल से करती थी, डेडिकेटेडली करती थी और मुझे एक्चुअली इससे हैप्पीनेस मिलती थी। बहुत बढ़िया मैम। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बेकर बनना कैसे डिसाइड किया? मैंने ये काम तो तब शुरू कर दिया था जब मैं मास्टर्स ऑलरेडी कर रही थी। बट जब मैंने एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो एज अ काउंसलर भी मैंने कुछ स्कूल्स में काम किया है, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं बिकॉज वो एक बहुत ही मेंटली स्ट्रेनिंग जॉब था। तुम जब दूसरों की प्रॉब्लम सुनते हो तो तुम बहुत इमोशनली बर्न आउट होते हो। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं ये इतना नहीं हैंडल कर सकती थी। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं उस इमोशनल बर्स्ट आउट में खुद ही फंस रही थी। एंड आफ्टर मुझे लगता है 3:30 बजते थे जब मैं अपने काम पे होती थी, तो मुझे ऐसा होता था कि बस मुझे घर जाके केक्स बनाने हैं,
मतलब आई यूज टू लुक फॉरवर्ड कि अब मैं कैसे कब जाके घर पहुंचूंगी और मैं केक्स बनाऊंगी। तो तब मैंने सोचा कि नहीं, आई कांट सिट बिहाइंड अ कंप्यूटर स्क्रीन, तो मुझे कुछ और करना ही करना है। बहुत बढ़िया। तो मैम आपका बेकिंग का जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट क्या लगता है आपको? आई थिंक जब तुम्हें एक्चुअली अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है तो वो सबसे एक्साइटिंग होता है। हर बंदे को डिफरेंट तरह का केक चाहिए, यू नो आजकल बहुत एस्थेटिकली स्टनिंग केक्स बनते हैं, तो हर बंदे को बहुत डिफरेंट तरह के केक्स चाहिए फॉर अ गुड पिक्चर और फॉर देयर सेलिब्रेशंस। तो वो जब भी कोई डिफरेंट थीम आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत मज़ा आता है कि यू नो कि इस थीम पे मैंने कभी पहले काम नहीं किया। आपका जो ब्रांड है हाँ जी। वो आपको कैसे अलग बनाता है? मैं बहुत डिफरेंट तरह की केक्स करती हूँ। मैं अगेन मतलब मैं अब जब कोई केक करने लगती हूँ तो मैं ऑलवेज आई ट्राई कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचूं उस आइडिया को, उसको ऐसा क्रिएट करूँ कि बहुत ही यूनिक हो। सो जो मेरी क्रिएटिविटी है उसको एक्चुअल किक मिला 2020 कोविड के टाइम पे। उस टाइम पे आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस इंटरनेशनल बेकिंग कम्युनिटी जहाँ पे अराउंड 150-200 बेकर्स हैं जो डिफरेंट थीम्स पे काम करते हैं, और उसका सिर्फ एक ही रूल है कि जो भी तुम क्रिएट कर रहे हो वो तुम्हारा खुद का होना चाहिए, इट शुड बी यूनिक, वो किसी का भी कॉपीड काम नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पे मुझे पता लगा कि कैसे तुम डिफरेंट एडिबल मीडियम्स को यूज़ करके तुम अपने केक में डाल सकते हो और कैसे तुम डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो। तो जो मेरे मोशन केक है, रिमोट कंट्रोल का केक है, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंटी ग्रेविटी केक है, हाइपर रियलिस्टिक केक्स हैं, वो आई थिंक मतलब अगर आप इवन गूगल सर्च करोगे तो वो केक्स कभी पहले एक्चुअली क्रिएट नहीं करेगा। बिल्कुल। तो ये मैम मैं चाहती हूँ कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया? ये बड़ा ही आई यूनिक थिंक आइडिया जब है। मैंने एक्चुअली उन बेकर्स को देखा तो बिकॉज इतना एक्सपोजर नहीं था, हम सिर्फ एक नॉर्मल क्रीम केक बनाते थे और जैसे पहले यहाँ पे नॉर्मल चंडीगढ़ में ट्रेंड चल रहा था वही फॉलो कर रहे थे। तो जब मेरी उन लोगों से इंटरेक्शन हुई मुझे पता लगा कि कैसे कैसे तरह के केक्स क्रिएट हम कर सकते हैं। तो मैंने जो फर्स्ट केक बनाया था वो नेचर इंस्पायर्ड केक था, और वो एक वो वर्किंग वाटरफॉल केक था जिसके अंदर से वाटरफॉल फ्लो कर रहा था। एंड वो केक इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ और इट वाज एक्चुअली अप्रिशिएटेड बाय एवरी बेकर, इंटरनेशनल बेकर। और जो वो बेसिकली कोलैबोरेशंस है वो तुम्हें इतना बूस्ट अप करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें होता है कि नहीं अब तुम्हारा अगला जो बेक है शुड बी डिफरेंट अगेन। बिल्कुल मैम। तो अब हम जानेंगे मैम से उनके थोड़े बचपन के बारे में। तो मैम आप बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा इस जर्नी में किसने सपोर्ट किया? मेरी फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन दोनों ने, मतलब थ्रू आउट माई जर्नी। तो जब मैंने काम शुरू करा था मैं इतनी सोशल नहीं थी, मेरे इतने सोशल लिंक्स नहीं थे, इतने फ्रेंड्स नहीं थे। तो मेरी सिस्टर वॉज द वन जिसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज फ्लोट करा, एंड आई थिंक विद इन 2 आवर्स हमें पहला ऑर्डर मिला। उस टाइम पे वैलेंटाइंस वीक था तो कॉलेज में वैसे ही बहुत क्रेज होता है वैलेंटाइंस का। सो आई रिमेंबर मैंने पहली चॉकलेट का जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ रखा था, एंड जो मैं फर्स्ट कॉल आया तो वो कहती कि उस टाइम पे 50 रुपीज़ भी बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, आप 11 साल पहले लगा तो उसने बोला कि दीदी मैं 50 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे 25 रुपीज़ में ही चॉकलेट दे दो। सो आई रिमेंबर मैंने वो पहली चॉकलेट 25 रुपीज़ में बेची थी, और जो मेरा पहला ऑर्डर था वो मेरी सिस्टर के थ्रू आया था। तो मेरे पेरेंट्स का आई थिंक बहुत ह्यूज रोल रहा है, अगर उनका सपोर्ट ना होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, चाहे वो सोशल वर्क है चाहे वो बेकिंग है, तो मैं कर पाती। मैम जैसे कुछ लोग होते हैं वो जो कर कुछ और रहे होते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, वो एक हेजिटेट करते हैं, वो रिस्क हाँ जी। लेने से डरते हैं। तो आप उनको क्या उनके साथ क्या मैजिक मंत्रा शेयर करना चाहेंगी? आई थिंक सिर्फ एक ही मैजिक मंत्र है कि जस्ट टू स्टार्ट, मतलब चाहे वो तुम बेसिक एक लिखने से शुरू करो, बहुत छोटा स्टेप भी, चाहे बेबी स्टेप ही लो, पर तुम शुरू कर दो। एंड ट्रस्ट में जो खुशी जो तुम चीज़ करना चाहते हो उससे मिलेगी ना, वो चीज़ खुशी किसी चीज़ से नहीं मिलेगी। तो बेसिकली चाहे वो लिखने से है, चाहे वो रिसर्च वर्क करने से है, तो कुछ भी है उसको एक बेसिकली छोटे स्टार्ट की ज़रूरत है। मैं चाहूँगी कि आप कोई अपनी बचपन की मेमोरी जो बहुत ही स्पेशल हो आपके लिए वो शेयर कर रहे हैं हमारे दर्शकों के साथ। आई थिंक अगर मैं वर्क उसमें देखूँ, मुझे ऐसे बचपन में तो नहीं पता, बट बचपन में मैं
बहुत ज़्यादा पेंटिंग में थी, मैं म्यूज़िक सीखने में थी, मतलब मैं सितार भी सीखती थी, मैं पेंटिंग भी बहुत करती थी। तो वो सारी चीज़ें मुझे आज बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। मतलब अगर मैं देखूँ तो मैं इनफैक्ट वो पेंटिंग के जो स्किल्स हैं वो मैं अपने केक्स में भी यूज़ कर रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मेरे पेरेंट्स ने ना सिखाई होती एक बेसिक वो, तो मैं शायद, तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है कि मेरे पेरेंट्स ने एक्चुअली मुझ पर इतना एफर्ट डाला। तो मैम अपने न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में हमारे साथ कुछ शेयर कीजिए आप। सो फिलहाल काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस ऑल्सो। वो मेडिकली एजुकेशन से रिलेटेड, मेडिकल उससे रिलेटेड भी है, म्यूज़िक से रिलेटेड भी है। सो जी अभी जो करंट प्रोजेक्ट है इसका नाम है रबाबे रूहानियत। तो ये बेसिकली मेरे एक अंकल है मिस्टर करमवीर सिंह सिब्बिया, उनकी विजन है। सो इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम जो रबाब इंस्ट्रूमेंट है उसको वापस रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको हम यंगर जनरेशन में प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो हमारा फाउंडेशन है वो बेसिकली जो रबाब है वो प्रोवाइड कर रहा है टू यंग जनरेशन हु आर कीन टू लर्न दिस। एंड इसमें हम बिल्कुल भी फंड्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आपको किसी बच्चे को एक रबाब गिफ्ट करना है हु इज़ कीन टू लर्न, तो आप डायरेक्टली रबाब मेकर के साथ इन टच होके वो रबाब जिस बच्चे को स्पॉन्सर करना आप उसके साथ डायरेक्टली इन टच होके उसके साथ कनेक्टेड रह सकते हो टू सी द प्रोग्रेस। और जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये एक्चुअली दिस डेट्स बैक टू अराउंड आई थिंक 2500 साल पहले पुराना इंस्ट्रूमेंट है। और जो ये इंस्ट्रूमेंट है दिस हैज़ बीन लिंक्ड टू गुरु नानक देव जी। बिल्कुल। तो मैम इस ट्रेडिशन को रिवाइव करने का जो आइडिया है, हाँ जी, वो आपको कहाँ से आया? इसकी एक्चुअली दो चीज़ें हैं। पहली है कि जो साज की रूहानियत है दैट हैज़ बीन लिंक्ड टू अपलिफ्टमेंट ऑफ सोल। एंड जितने भी पुरातन साज हैं उनकी बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंस है। अगर हम शास्त्रीय संगीत की भी बात करें तो हम देखते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली जो माँ सरस्वती थे वो पहले थे म्यूज़िक को लाने के लिए। और अगर आप उनकी पुरानी फ़ोटोज़ देखोगे आप देखोगे कि उनके हाथ में जो साज है वो वीणा है, तो वो वीणा प्ले करते थे विच इज़ अगेन अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो रबाब है ये प्रोमिनेंट हुआ जब गुरु नानक देव जी अपनी जर्नी पे निकले थे और उन्होंने भाई मर्दाना को अपने साथ एज अ कंपेनियन लिया टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। एंड सो भाई मर्दाना यूज्ड टू प्ले रबाब। एंड जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सुर भी है और जिसमें ताल भी है। इस इंस्ट्रूमेंट के साथ तुम बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू ऑल्सो सी तो जो कबीर जी हैं उन्होंने भी इनफैक्ट अपनी बानी में इसका जिक्र किया है। एक पुरातन समय के सेंट हैं मौलाना रूमी, उन्होंने भी इसके बारे में बात करी है। तो इसका फॉर श्योर एक कल्चरल सिग्निफिकेंस तो है। और जो रबाब है वो गुरु नानक देव जी के साथ अराउंड 29 ईयर्स रहा। एंड उसके बाद गुरुदास जी ने भी इसको अपने पास रखा। एंड सो फिर हमें ऐसे लगा कि हमें अपने रूट से कनेक्टेड रहना चाहिए, तो इसको रिवाइव करने की बहुत ज़रूरत है और इसको न्यू जनरेशन में वापस रिवाइव करने की बहुत ज़रूरत है। सो हम चाहते थे कि नई जनरेशन को पता लगे कि ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सोल एंड फॉर योर डिविनिटी। तो मैम ने बिल्कुल सही कहा। तो मैम मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप इतनी सारी चीज़ों को बैलेंस कैसे करके चलती हैं? आई थिंक ये सारी चीज़ें बैलेंस करने के लिए टीम का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो चाहे वो कम्युनिटी वर्क में है, चाहे वो मेरे खुद के काम में है, अगर तुम्हारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो सब कुछ हैंडल हो जाता है। ये तो है मैम। तो मैम जो आपका न्यू प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? सो अगर कोई भी सीखना चाहता है, कोई भी यंगर जनरेशन में कोई भी सीखना चाहता है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। एंड वी विल प्रोवाइड यू द ट्रेनिंग। हम डॉक्यूमेंटेशन ट्रेनिंग एंड वी आर एमिंग टू रिवाइव द रबाबी ट्रेडिशन अगेन। सो अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट है रबाब सीखने का, सो आई थिंक यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस।
तो मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे यूथ है हाँ जी। ना, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो भी मोटिवेट हो अपनी लाइफ में कुछ नया करने के लिए और कुछ हटके करने के लिए? आई थिंक सबसे ज़रूरी है कि ओवर थिंक मत करो। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट बैरियर। अपने फियर्स को ओवरकम करो, जो तुम करना चाहते हो उसको जस्ट गिव इट अ स्टार्ट। यू नो, छोटी सी स्टार्ट से ही हम बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकते हैं। बिल्कुल मैम। तो मैम की जर्नी सुन के हम सब तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू हमारे शो में आने के Thank लिए you और सबको बुलाने के लिए। इंस्पायर करने के लिए भी। थैंक यू। तो दोस्तों हमारा मकसद यही था ग्लोबल लोकल वोकल के ज़रिए, ताकि हम आप तक वैसी कहानियाँ पहुँचा सकें जो सिर्फ आपको इंस्पायर ना करें बल्कि आपके दिल को भी छू जाएं। बाकी मैं मिलूंगी आपको अगले हफ्ते एक और मज़ेदार पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए हेल्दी रहें, फिट रहें और सुनते रहें 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज़ आरजे मिली के साथ।